हाँ, तो वीडियो का टाइटल और थंबनेल पढ़ के आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि अभी तक जो हमने सीखा है उसे हम अप्लाई भी करेंगे, और अप्लाई करेंगे भी किसमें? तो अभी जो यूपीएससी का लेटेस्ट पेपर हुआ है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2026 का जो लेटेस्ट पेपर हुआ है, उसके मैं कुछ सवाल आपके लिए लेकर आया हूँ। मैं चाहता हूँ वीडियो को आप पॉज करेंगे, और पॉज करने के बाद जो भी एलिमिनेशन ट्रिक्स अभी तक आपने सीखे हैं उसे आप इस क्वेश्चन में अप्लाई करने का प्रयास करो। अगर आपने कुछ नहीं सीखा है तो आप रैंडम गेस भी लो, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इस क्वेश्चन में कैसे आपको एलिमिनेशन की अप्रोच लगानी है। आप देखो, ऑप्शंस को पढ़ो, क्या बोल रहा है कि जैनिज्म में इनमें से कौन सा नहीं इंक्लूड किया गया है। फॉर्म्स ऑफ एग्जिस्टेंस के बारे में बात करी जा रही है जैनिज्म में। हम कुछ नहीं जानते, मैं जान लेता हूं कि आपने जैनिज्म कुछ नहीं पढ़ा, आपके पास नॉलेज इज जीरो, आप कुछ नॉलेज नहीं रखते हो। लेकिन जब एलिमिनेशन लगाओगे तो मैंने क्या बोला था, यहां देखो गॉड्स, यहां देखो डेमी गॉड्स, दोनों सिमिलर ऑप्शंस है, तो फिर यहां देखने की जरूरत नहीं, यहां देखने की जरूरत नहीं, आंसर इन्हीं दोनों के बीच में है। अमृत मेरे दोस्तों इन्हीं में से निकल कर आएगा, और इसका जो आंसर है वो डेमी गॉड्स है, यक्ष है। ये क्वेश्चन काफी इजी है अगर आपने जैनिज्म पढ़ रखा है। तो अब मैं आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन लेकर के आता हूं जो शायद उतना इजी आपको नहीं लगेगा। क्वेश्चन को ध्यान से वीडियो को पॉज करके पहले पढ़ो, खुद से सॉल्व करने का कोशिश करो, लंबे क्वेश्चन देख करके डरने की हैबिट छोड़ दो। यू डू नॉट हैव टू बी अफ्रेड, ठीक है? अफ्रेड नहीं होना है, डरना नहीं है आपको। आप पहले क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन व्हाट वेज डज द विजिंगम इंटरनेशनल, नाम में मत जाना, प्रोनाउंसिएशन में मत जाना, क्योंकि इससे हमें मतलब ही नहीं है। इंटरनेशनल सीपोर्ट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन इंडियाज मैरीटाइम ट्रेड एंड लॉजिस्टिक्स की बात कर रहा है, एक इंटरनेशनल सीपोर्ट की बात कर रहा है। ठीक है, चलो अब ऑप्शंस को यानी स्टेटमेंट्स को पढ़ने का हम प्रयास करते हैं दोस्तों। बोल क्या रहा है? पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि ये जो सीपोर्ट है बाय फंक्शनिंग एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली मैंने आपको क्या सिखाया था कि एक्सक्लूसिवली इज व्हाट? एक्सक्लूसिवली लेडीज एंड जेंटलमैन इज योर एक्सट्रीम कीवर्ड। एक मिनट, मैं जरा आपके लिए यहाँ पे कलर चेंज कर लूं। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? एक्सक्लूसिवली बोल रहा है। एक्सक्लूसिवली क्या है? एक एक्सट्रीम कीवर्ड है। जब आप ऐसे ही देखोगे यहाँ पे आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, लेकिन पूरे स्टेटमेंट को पढ़ो। क्या बोल रहा है? बाय फंक्शनिंग एक्सक्लूसिवली एज अ डोमेस्टिक कार्गो हब टू रिड्यूस रिलायंस ऑन कोस्टल शिपिंग एंड एलिमिनेट द नीड फॉर फॉरेन कोलैबोरेशन, यानी फॉरेन कोलैबोरेशन हम करेंगे ही नहीं। यहां पर फॉरेन डिपेंडेंस की बात नहीं कर रहा, कोलैबोरेशन की बात कर रहा है, यानी हम कोलैबोरेट भी नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक्सक्लूसिवली डोमेस्टिक कार्गो हब की बात करेंगे। लेकिन भाई यहां तो इंटरनेशनल सीपोर्ट की बात हो रही है। जब इंटरनेशनल की बात हो रही है तो एक्सक्लूसिवली डोमेस्टिक की बात कैसे आ गई? दोनों क्या आपस में तुक बैठता है? क्या नहीं बैठता? ऑप्शन जो स्टेटमेंट 1 है ये एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके साथ इसका कोई तालमेल नहीं बैठ रहा। जैसे ही हम 1 को एलिमिनेट करते हैं, ऑप्शन ए चला गया, ऑप्शन बी चला गया। अब हम अगले स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। अगला स्टेटमेंट क्या कहता है? बाय फोकसिंग प्राइमरीली ऑन पैसेंजर क्रूज टूरिज्म। ठीक है, ये क्या कह रहा है? पैसेंजर क्रूज टूरिज्म पे इसका प्राइमरी फोकस होना चाहिए। बाकी फलाना ढिमकाना लिखा हुआ आप उसको भी पढ़ सकते हो, लेकिन अगेन दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेकर के जाना चाहूंगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कि ये बोल रहा है कि इंटरनेशनल सीपोर्ट रिप्रेजेंट्स स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन इंडियाज मैरीटाइम ट्रेड एंड लॉजिस्टिक्स की बात कर रहा है। ये बात लॉजिस्टिक्स की करता है, ये बात ट्रेड एंड कॉमर्स की करता है, तो फिर यहां पर पैसेंजर की कहां से बात होगी? क्योंकि पैसेंजर और लॉजिस्टिक्स का डायरेक्ट कोई तालमेल नहीं है, पैसेंजर और ट्रेड का भी डायरेक्टली कोई तालमेल नहीं है, तो ये भी सेंस नहीं बनाता, ऑप्शन के साथ नहीं बैठता क्वेश्चन के साथ। तीसरा स्टेटमेंट भी मैं फॉर्मेलिटी के लिए आपके सामने पढ़ देता हूं। बोल क्या रहा है? बाय लेवरेजिंग इट्स नेचुरल डीप ड्राफ्ट एंड स्ट्रेटेजिक लोकेशन टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स, इनहैंस रेवेन्यू रिटेंशन एंड रिपोजिशन इंडिया इन रीजनल मैरीटाइम ट्रेड। तो यहां पर क्या ट्रेड की बात कर रहा है? क्या ऑप्शन में, क्वेश्चन में हमें ट्रेड दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। क्या यहां भी ट्रेड है, यहां भी ट्रेड है, तो ये थर्ड आपका सही है, और डी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 ओनली इज योर राइट आंसर। ये दोनों सवाल मैंने लिए थे यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2026 के। मैंने ऐसे क्वेश्चंस क्यों उठाए? क्योंकि हो सकता है आपको थोड़ा बहुत डाउट आ रहा होगा कि क्या किसी स्टैंडर्ड क्वेश्चन में, सो कॉल्ड स्टैंडर्ड क्वेश्चन में आपको ऐसा लगता होगा कि एसएससी, एसएससी, रेलवे, ये सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेकर थोड़े आते हैं, असली सवाल तो यूपीएससी बनाकर आता है। तो ये देखो यूपीएससी के भी क्वेश्चन। अब क्या यूपीएससी का पूरा पेपर सिर्फ वही ट्रिक से सॉल्व हो जाएगा जो मैंने आपको एसएससी के लिए सिखाया है? बिल्कुल नहीं। यूपीएससी के लिए ट्रिक्स एंड ट्रेड्स दूसरे होते हैं दोस्तों, वो सब मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। जिस दिन मैं भी यूपीएससी में कोई बड़ी पोस्ट ले लूं या फिर मेरा यूपीएससी का कोई चैनल स्टैब्लिश हो जाए, तब मैं यूपीएससी के क्राउड के लिए वो सारे ट्रिक्स भी बताऊंगा जिसके बेसिस
पर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी के प्रीलिम्स को क्रैक किया था। लेकिन ये वीडियो उस बारे में नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको एक डेमो दिया था, छोटा सा डेमो, कि जो चीजें आप सीख रहे हो, सो कॉल्ड आपके जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सो कॉल्ड टफ पेपर है, टफेस्ट पेपर है, फलाना ढिमका जो भी है, कहीं कहीं आपको वो भी हेल्प करेगा। बाकी ऑब्वियसली यूपीएससी के लिए जो एलिमिनेशन ट्रिक्स होते हैं और बहुत डीप में जाकर करी जाती है, वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा कहीं और, किसी और वीडियो, किसी और चैनल पे, फ्यूचर में कभी और। अभी मेरा मन नहीं है यूपीएससी देने का और मेरा मन नहीं है आपको यूपीएससी वाली चीजें सिखाने का। मेरा मैंने कि आप एसएससी क्रैक करो, अच्छे नंबरों से क्रैक करो, इसीलिए मैं आपको एसएससी वाली चीजें सिखाऊंगा। चैनल पे जो लोग नए हो वीडियो पॉज करके पढ़ लेना, ये सब बेसिक इन्फो मेरे बारे में है। और अब हम इस वीडियो के एजेंडा पे आते हैं। इस वीडियो का एजेंडा क्या है? सीजीएल 2025 जो लास्ट एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ है, उसमें जो टफेस्ट शिफ्ट रही है। अब इस टफेस्ट शिफ्ट का डेटा मैं कहां से लाया हूं? तो रैंक मित्रा पे आपको इसका डेटा मिल जाएगा। रैंक मित्रा पे लोग अपने ओरिजिनल आंसर कीज वगैरह सबमिट करते हैं, वहां से ये डेटा मैंने उठाया है। ये डेटा कहता है कि जो 12 सितंबर 2025 की शिफ्ट 3 है, उसका मैंने सिमिलर पेपर लिया। ऑब्वियसली रूल्स रेगुलेशंस एसएससी के ऐसे हैं कि मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं ला सकता, लेकिन मैंने उसके सिमिलर पेपर को उठाया। अब जो समझदार लोग हैं वो समझ जाएंगे कि सिमिलर का क्या मतलब है। हालांकि 18 सितंबर की जो शिफ्ट 3 थी वो भी काफी टफ थी, मेरे बर्थडे वाली शिफ्ट, तो 18 सितंबर वाली शिफ्ट भी मुझे लेने का मन था, बर्थडे वाला बायस, लेकिन फिर भी सोचा कि चलो जो और भी ज्यादा टफ है वो मैं उठाकर लेकर के आता हूं, ताकि आपको यकीन हो जाए कि जो ट्रिक्स मैं आपको सिखा रहा हूं वो कहां कहां अप्लाई हो सकते हैं। चाहे यूपीएससी हो, चाहे एसएससी का टफेस्ट शिफ्ट हो, बोलोगे मैं रेलवे का टफेस्ट शिफ्ट उठाकर ले आऊंगा आपके सामने, सब बता दूंगा, ठीक है। बाकी अगर आप टेक्स्ट बुक में जाकर के इन ट्रिक्स की प्रैक्टिस करना चाहते हो, टेक्स्ट बुक का पास परचेज कर सकते हो। आज ऑफर का आखिरी दिन है, कूपन कोड क्लस्टर लगा लेना तो मैक्सिमम पॉसिबल आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। फर्स्ट टाइम यूजर्स को ये पास 439 में और रिपीट यूजर्स को 499 में मिलेगा। अब कैसे आप फर्स्ट टाइम यूजर बन सकते हो, ये आप बहुत समझदार हो, बाकी आगे हम बात इसके ऊपर कर लेंगे। और ये डिस्क्लेमर है भाई, पढ़ लेना, खासकर अगर एसएससी से कोई देख रहा है तो, ठीक। चलो अब बात करते हैं, सवालों पे आ जाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेना, आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। बोल क्या रहा है? बोल ये रहा है कि विथ रेफरेंस टू हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ इंडियन क्लासिकल डांसेस की ये बात कर रहा है। अरेंज द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स इन दी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें लगाना है, यानी कि जो सबसे पुराना है, अर्लीस्ट है, यानी जो सबसे ओल्डेस्ट है उसे हमें पहले रखना है, और जो सबसे न्यूएस्ट है उसे हमें बाद में रखना है, ठीक है। ये हमें पैटर्न में अरेंज करने के लिए बोला जा रहा है। मान लेता हूं आपने जीके जीनियस बैच नहीं लिया है, मान लेता हूं आपने ये वाला लेक्चर नहीं पढ़ा जिसमें मैंने आपको सारी चीजें बताई है कि कौन पहले आया, भरतनाट्यम सबसे पहले आया। मैं मानता हूं आपने कुछ नहीं पढ़ा, आपको ये सब जानकारी नहीं है, तब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, एक अलग तरीके का अप्रोच मैं आपको बताता हूं। हालांकि ये सिमिलर ऑप्शन वाला ही अप्रोच है, लेकिन ध्यान से देखना, ठीक है। देखो, सबसे पहले स्टार्ट 1 से करना है, यानी भरतनाट्यम सबसे पहले आएगा। ये तो आपको सारे ऑप्शंस ही बता रहे हैं, तो इसमें नो रॉकेट साइंस। अब सेकंड में देखते हैं हमें किसको अरेंज करना है, ये हमें ऑप्शन ही बताएगा दोस्तों, ऑप्शन ही बताएगा। ध्यान से देखो, सेकंड में ये क्या बोल रहा है, ये 3 बोल रहा है, ये 2 बोल रहा है, ये 3 बोल रहा है, ये 4 बोल रहा है, यानी 2 ऑप्शंस चीक कर कह रहे हैं कि सेकंड पे 3 होना चाहिए, तो मैं सेकंड पे 3 लगाऊंगा, ठीक है। मैं क्यों सेकंड पे 3 लगा रहा हूं? क्योंकि दो ऑप्शन 3 की तरफ वोटिंग कर रहे हैं, मुझे वोटिंग के जैसा देखना है इनको। फिर थर्ड पे मैं क्या लगाऊं? तो थर्ड पे देखो, एक ऑप्शन बी जो है ये 4 बोल रहा है, ऑप्शन सी भी 4 बोल रहा है, तो अब मैं इस पे 4 ही लगाऊंगा। अब मैं क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि दो ऑप्शंस कह रहे हैं कि थर्ड पे बेटा तुम 4 लगा दो। ये मुझे ऑप्शंस ही सिखा रहा है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ठंडे दिमाग से देखना वीडियो को, बहुत मजा आएगा। तो देखो 1 3 4 लास्ट में क्या लगाना है मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आंसर तक पहुंच गया हूं। सी नंबर में 1 3 4 आ रहा है, लास्ट में 2 आ रहा है, तो यही मेरा आंसर होने वाला है। और ये आंसर है या नहीं है ये आपको नीचे पता चल रहा होगा। मुझे नहीं पता कि ये इसका आंसर है कि नहीं, लेकिन मैं इसके साथ जा रहा हूं। और नीचे स्कोर का काउंटर आ रहा होगा, ठीक है। स्कोर काउंटर और सही आंसर, गलत आंसर सब आपको मिल जाएगा। ये स्कोर काउंटर क्या है? मैं सारे क्वेश्चंस को, जो 25 के 25 सवाल हैं, मैं सिर्फ एलिमिनेशन ट्रिक से ही सॉल्व करूंगा। मैं नॉलेज ना के बराबर लगाऊंगा, 0 या मिनिमम नॉलेज का इस्तेमाल करूंगा। यानी जो भी लास्ट में हमारा स्कोर बनेगा, दिस इज योर बोनस स्कोर। ये स्कोर बिना नॉलेज या मिनिमम नॉलेज से निकला होगा। नॉलेज का स्कोर अलग है, उसके ऊपर ये बोनस आपको ऐड कर देना है दोस्तों। मैं सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन लगाऊंगा। अगर मुझे आंसर आता भी है, मैं जीके का टीचर हूं, जीके पढ़ाता हूं, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस मुझे आते रहेंगे, लेकिन मैं नॉलेज से सॉल्व करूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरा मकसद है मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि एलिमिनेशन आपको अपने आप में कितना बोनस दे सकता है। मैं ये भी बताऊंगा कि कौन से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिन पर आपको एलिमिनेशन नहीं लगाना है। बड़े ध्यान से देखना, बहुत मजा आएगा। चलो अब अगले क्वेश्चन में लगाते हैं। अगले क्वेश्चन में आपके दिमाग में यही घंटी बजेगी कि ये और ये दोनों सिमिलर हैं, दोनों के बीच में से आंसर आएगा। हालांकि नॉलेज से मुझे पता है कि ये दोनों ही आंसर नहीं है, लेकिन फिर भी एलिमिनेशन का बेसिक एक ही नियम है, और वो नियम क्या है
कि भाई आपको एलिमिनेशन अगर आप लगाने का ट्राई कर रहे हो तो हर एक क्वेश्चन जिसमें एलिमिनेशन लग सकता है उसमें लगाओ या किसी में मत लगाओ, ठीक है। अदरवाइज आके मेरे सामने रोना मत रोना कि मेरे नेगेटिव में मार्क्स हो गए, ये हो गया वो हो गया। लगाना है तो सब में लगाओ, तभी आपको ओवरऑल बोनस मिलेगा, ओवरऑल बेनिफिट मिलेगा। अगर किसी में डर रहे हो तो फिर मत लगाओ, किसी में मत लगाओ, और अगर लगाना है तो सब में लगाओ। तो मुझे पता है कि इसका आंसर नहीं आने वाला, फिर भी मैं लगाऊंगा, ऑप्शन 1 के साथ जाऊंगा। और मुझे पता है कि ये गलत होने वाला है क्योंकि मुझे नॉलेज है इसके बारे में, मैं टीचर हूं जीके का, लेकिन फिर भी मैं इसी के साथ जाऊंगा क्योंकि एलिमिनेशन मैं कंप्लीट लगाकर आज आपको दिखाने वाला हूं कि अकेले एलिमिनेशन से कितना फायदा या नुकसान हो सकता है आपका। इस वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ कोई खास स्कोप नहीं है, ठीक है, देयर इज नो स्कोप ऑफ एलिमिनेशन, तो इसे हम स्किप करेंगे, इसमें एलिमिनेशन नहीं लगाएंगे। मैं नॉलेज से सॉल्व नहीं कर रहा हूं इसलिए नॉलेज की बात ही नहीं करूंगा, एलिमिनेशन यहां नहीं लग रहा। अगर आपको लग रहा है कि इसमें कोई लॉजिक है तो आप प्लीज कमेंट करो। अगले क्वेश्चन में आओ, 3 ताल की बात कर रहा है, 16 बीट्स। अच्छा 3 ताल पॉडकास्ट कोई सुनता है क्या? सुनता है तो कमेंट करना, ठीक है। चलो अब यहाँ पर बोलते हैं खली के बारे में पूछ रहा है, खली इज इंडिकेटेड ऑन द डैश मात्रा, ठीक है, कौन सी मात्रा में खली लगती है। अब इतना म्यूजिक का अगर किसी को जानकारी है तो वेल एंड गुड है, लेकिन हम यहाँ पर कौन सा ट्रिक लगाएंगे, हम नंबर्स वाले गेम के साथ खेलेंगे। नंबर्स वाला गेम क्या था मैंने आपको बताया था, ऑब्वियसली इसे बहुत डेस्परेट सिचुएशंस में ही यूज करना था, लेकिन गेम क्या था कि सबसे लोएस्ट को हटा दो, सबसे हाईएस्ट को हटा दो, और जो दो बच गए उनके बीच में से आपको आंसर उठा करके लाना है। तो मैं किसके साथ जाऊं, मैं सी के साथ जा रहा हूं। अब यहाँ पर मैं सी के साथ क्यों गया, ये 50-50 प्रोबेबिलिटी है, सही भी हो सकता था गलत भी हो सकता था। बी के साथ जाओ या सी के साथ जाओ, 50% चांस है, यू हैव टू टेक अ कॉल, यू हैव टू टेक अ रिस्क। और टीयर 1 में क्योंकि सिर्फ 1/4 नेगेटिव मार्किंग है तो मैं इजीली रिस्क लूंगा, मैं रिस्क के साथ ही खेलूंगा, देखता हूं लास्ट में बेनिफिट होता है लॉस होता है, आप खुद देख सकते हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन को पढ़ो, ये काफी इजी सा सवाल है, पूछ क्या रहा है, Why do the laws of cricket prescribe specific limits for weight and circumference of cricket ball? यानी क्रिकेट बॉल जो होती है उसका स्पेसिफिक वेट होना चाहिए, स्पेसिफिक सर्कमफेरेंस क्यों होना चाहिए। इसके लिए आपको बस कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है, कोई एलिमिनेशन भी यहाँ नहीं लग रहा, कॉमन सेंस लगाओ कि हेवियर बॉल बेनिफिट्स बॉलर्स वाला लाइटर बॉल फेवर्स बैट्समैन रिक्वायरिंग बैलेंस बिटवीन द टू, ये बहुत ज्यादा सेंस नहीं बना रहा। अगला क्या बोल रहा है, वेरिएशंस इन साइज एंड वेट कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट बाउंस, स्विंग, सीम, मूवमेंट एंड ओवरऑल फेयरनेस ऑफ प्ले। ऑब्वियसली अगर हम अपने हिसाब से बॉल को चेंज कर लेंगे तो फिर फेयरनेस खराब हो जाएगी, गेम खेलने का मतलब नहीं है। तो यही सबसे सेंस बना रहा है, सबसे कॉमन सेंस के साथ अलाइन कर रहा है और इसी के साथ हम जाएंगे और यही आपका आंसर भी होने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चंस को लीव नहीं करना जस्ट बिकॉज आपने लंबे लंबे ऑप्शंस को देख लिया, आंसर्स को देख लिया, ठीक है। तो इसी के साथ हम जाएंगे, 5 का बी होगा, ठीक। चलो बाकी सी और डी उतना कोई सेंस नहीं बना रहा। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, भाई इतने महंगा गेम है, अभी आईपीएल में देख लो करोड़ों रुपए बहा दिए गए आपका टाइम खींचने के लिए, ठीक है। तो ये ऐसी इसका कोई तुक नहीं बनता, ठीक है। और सच स्पेसिफिकेशंस अप्लाई ओनली टू रेड बॉल क्रिकेट व्हाइल व्हाइट बॉल्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड डायमेंशंस, इसका भी कोई तुक नहीं बनता, ये कॉमन सेंस से अलाइन नहीं कर रहा। तो मैं 5 का बी मार्क कर रहा हूं, नीचे आपको स्कोर पता चल जाएगा कि सही है या गलत है। आगे बढ़ते हैं, 6th में आ जाओ। 6th क्या बोल रहा है, Who became the first Indian athlete to win a Paralympic gold medal in archery Paris 2024? अब मुझे नॉलेज से इसका आंसर तो पता है, आप सबको पता होना चाहिए, लेकिन इसमें एलिमिनेशन का कोई स्कोप नहीं है तो मैं इसे करूंगा स्किप, ठीक है, स्किप। इसके मुझे 0 मार्क्स मिलेंगे, ना प्लस ना माइनस, क्योंकि मैं एलिमिनेशन इसमें नहीं लगा पा रहा हूं। अगर आप लगा पा रहे हो तो फ्री टू कमेंट है, जरूर कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी उसी टाइप का है कि ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स फलाना ढिमकाना 2018 में जो कौन सी सिटी में हुआ था। बहुत ही बेतरतीब फालतू टाइप का सवाल है, इतना पुराना करंट अफेयर किसी को पता नहीं होता, तो इसे भी मैं स्किप करूंगा। एलिमिनेशन का कोई लॉजिक यहाँ पर स्टैंड नहीं कर रहा, ठीक है। तो मैं इसे भी स्किप करते हुए आगे बढ़ता हूँ। स्किप करना भी आपको सीखना है, ठीक है, तभी आप समझोगे कि बेनिफिट मैक्सिमम कहां से उठा सकते हैं। अब यहाँ देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द बुक हॉट स्टेज। अब हॉट स्टेज से हमें क्या समझ में आता है, स्टेज। चलो ऑप्शंस पढ़ते हैं, क्या हम कुछ रिलेट कर पा रहे, नहीं रिलेट कर पा रहे। बोल क्या रहा है, ऑप्शन ए कहता है अ कलेक्शन ऑफ मॉडर्न इंडियन प्लेज डीलिंग विद कंटेम्प्रेरी सोशल इश्यूज। अब देखो एक चीज को समझो, प्ले या ड्रामा जो है वो कहाँ पे प्ले किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है, वो स्टेज पे किया जाता है। स्टेज पे हम प्लेज या ड्रामास को देखते हैं, तो क्या दोनों के बीच में को रिलेशन सा बन रहा है, बन रहा है। तो यहाँ पर हम एक सिंगल टिक मार्क लगाते हैं, बाकी ऑप्शंस को पहले पढ़ लेते हैं तभी हम जजमेंट लेंगे। अगला क्या बोल रहा है, हिस्टोरिकल नैरेटिव ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, मे बी बट काफी जेनरिक सा स्टेटमेंट है। अगला क्या है, अ नोवेल बेस्ड ऑन थीम्स फ्रॉम एंशिएंट इंडियन मिथोलॉजी, मे बी बट डायरेक्टली कोई कोरिलेशन नहीं है। अगला क्या बोल रहा है, अ ट्रैवल मेमोआ सेंटर्ड ऑन द हिमालयन रीजन, इसमें भी डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, डायरेक्ट कोरिलेशन सिर्फ ऑप्शन ए के साथ है। तो मैं इसके साथ जाऊंगा और बेझिझक जाऊंगा, फियरलेस होकर जाऊंगा, देखता हूं पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, लास्ट में हिसाब हो जाएगा। ये सिर्फ मेरे बोनस क्वेश्चंस के आंसर्स जुड़ रहे हैं, याद रखना।
दीज आर जस्ट बोनस, नॉलेज के ऊपर मैं लेकर के जा रहा हूं, इसमें कोई नॉलेज सिर्फ अब ये मत बोलना कि स्टेज का मतलब नहीं पता है किसी को। अगर स्टेज का मतलब नहीं पता तो प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन एसएससी सीजीएल की तैयारी मत करो। अगर आपके जैसे लोग जिनको स्टेज का मतलब नहीं पता वो एएसओ और इंस्पेक्टर बनेंगे तो देश का बेड़ा ऐसे ही गर्क हो रखा है और बर्बाद कर दोगे आप लोग देश को। तो प्लीज आप लोग तैयारी छोड़ दो, ऐसा मत करो कि अगर आपको स्टेज का मतलब भी नहीं पता है तो। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन में आओ, और ये काफी सिंपल सा सवाल है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जनरली रिगार्डेड एज एन एलिमेंट ऑफ वेदर? वेदर यानी मौसम, मौसम से कौन सा चीज डायरेक्टली जनरली एक एलिमेंट नहीं माना जाएगा? तो टेम्परेचर से वेदर का रिलेशन है बिल्कुल। आज मान लो 35 डिग्री सेल्सियस का वेदर है तो ये बिल्कुल वेदर का इंडिकेटर है कि नहीं है? बिल्कुल है। ह्यूमिडिटी, आज कितनी ह्यूमिडिटी है? नहीं है। इससे रेनफॉल पैटर्न, बहुत सारी चीजें, कितना आपको पसीना आएगा, बहुत सारी चीजें जो वेदर को इन्फ्लुएंस करती है वो समझ में आती है। तो ये है। सॉइल की पीएच यानी सॉइल एसिडिक है या बेसिक है, क्या ये वेदर को डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है? नहीं कर रहा। क्या विंड वेदर को डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो ऑप्शन सी, ये कॉमन सेंस का सवाल हो गया, और मुझे 100% कॉन्फिडेंस भी है कि 9 का आंसर सी ही होने वाला है। ये तो कोई भी कर लेगा। चलो, अब ऐसा नहीं कि टफ शिफ्ट के सारे सवाल टफ ही होंगे, कुछ सवाल आपको ऐसे भी मिलेंगे, इसलिए दिमाग को हमेशा खुला रखना है, हमेशा ओपन माइंड रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ लो, क्या बोल रहा है? 61st नेशनल चेस चैंपियनशिप के बारे में बात कर रहा है। क्या बोल रहा है? जीएम कार्तिक वेंकट रमन emerged as the champion at the tournament held in Gurgaon and received a cash prize of 6 lakhs। अब यहाँ पर देखो, मैंने आपको फैक्ट समझने बताया था। यहाँ पर कितने फैक्ट हैं? एक चैंपियन, हो सकता है ये चैंपियन ना बने, हो सकता है ये रनर अप हो सकता है ये जो टूर्नामेंट है ये गुड़गांव में ना हुआ हो, और हो सकता है इन्हें 6 लाख के जगह 5 लाख, 10 लाख, 1 लाख का प्राइज मिला हो। तो ये 3 फैक्ट है। यहाँ पर हम 3 रेड फ्लैग अपने मन में ड्रॉ कर लेंगे कि भाई यहाँ 3 रेड फ्लैग है। अब अगर दूसरे वाले में हमको इससे ज्यादा रेड फ्लैग मिलेंगे तो हम उसे काटेंगे, अगर उसमें कम मिलेंगे तो हम इसे काटेंगे। लेकिन अभी हम देख लेते हैं कि किसमें कितने रेड फ्लैग है। अच्छा, मैं येलो बना रहा हूँ लेकिन समझ लेना भाई ये रेड फ्लैग ही है। यहाँ पढ़ो, सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है? आई एम नीलेश शाह secured second place after losing a tie break game against GM सूर्य शेखर गांगुली। ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहा है? यहां पर कितने फैक्ट हो गए देखो। सेकंड प्लेस, हो सकता है इनको सेकंड ना हो, थर्ड आया हो सकता है फर्स्ट आए हो, हु नोस। उसके बाद आफ्टर लूजिंग अ टाई ब्रेक गेम, क्या पता लूजिंग ना हो, विनिंग हो। ठीक है, ये भी तो हो सकता है। टाई ब्रेक गेम हो, टाई ब्रेक गेम यानी कि टाई ब्रेकर, टाई हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, वी डोंट नो। मैं मानकर चल रहा हूं कि ये सारी चीजें आपको नहीं पता है। और अगेंस्ट किसका है? तो जीएम सूर्य शेखर गांगुली। ठीक है, ग्रैंड मास्टर सूर्य शेखर गांगुली। तो यहां पर कितने फैक्ट हो गए? 1 फैक्ट, 2 फैक्ट, 3 फैक्ट और 4 फैक्ट। तो यहां पर हम 4 रेड फ्लैग को ड्रॉ करेंगे। अब हमें ऑप्शन 1 में 3 रेड फ्लैग मिल रहा है, ऑप्शन 2 में 4 रेड फ्लैग मिल रहा है। अब मैंने आपको क्या सिखाया था? जहां फैक्ट डेटा होगा और जितना ज्यादा फैक्ट डेटा होगा उस स्टेटमेंट के गलत होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो आप बोलोगे कि सर दोनों स्टेटमेंट में फैक्ट और डेटा तो भर भर के डाल रखा है इन्होंने, तो दोनों ही गलत हो सकते हैं। लेकिन मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक और चीज सिखाई थी कि बेटा नन ऑफ दी अबव जो है ना, नोटा जो है ना, इसकी होने की संभावना काफी कम होती है। तो इसको बहुत सोच समझ के मारना, जब कम से कम कुछ नॉलेज का बेस होना तभी नोटा के साथ जाना। और यहां पर देखो, यहां 4 रेड फ्लैग है, यहां 3 रेड फ्लैग हैं, तो ऑप्शन 2 गलत मान के चलो। तो ऑप्शन 2 जैसे ही मैं गलत मानकर चलता हूं तो ये हट जाता है और ये हट जाता है। अब मेरे पास ऑप्शन है कि क्या मैं नीदर के साथ जाऊं या मैं ओनली 1 के साथ जाऊं। तो मैंने क्या बताया? नोटा की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, तो मैं ओनली 1 के साथ जा रहा हूं। मैं नीदर के साथ भी जाता तब भी मेरे सही होने के चांस 50-50 हो गए थे। अब मैं लास्ट में देखूंगा कि ये सही हुआ या गलत हुआ। आप सीखते चलना, ओपन माइंड रखना। ठीक है, नॉलेज वाले स्विच को एकदम ऑफ कर दो। इन वीडियोस में नॉलेज को बिल्कुल ऑफ करके और ट्रिक्स वाला दिमाग लगाने का प्रयास करो। मेरे साथ में प्रैक्टिस करो, ऐसी चीजों सीखोगे। अपने सीनियर्स का कमेंट देखो दूसरे वीडियोस में जाकर के, आपको समझ में आ जाएगा जिसने बेनिफिट उठाया है, कितना बड़ा बड़ा बेनिफिट लोग लेकर के गए हैं ऐसी वीडियोस के साथ। तो साथ में बने रहो, बहुत अच्छी चीजें सिखाऊंगा। ठीक है, ये देखो बड़ा अच्छा सा सवाल है। क्या बोल रहा है? ऑन द ओकेजन ऑफ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डे 2025, श्री श्रीपद येसो नायक, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, लॉन्च्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स? कौन सी इनिशिएटिव्स लॉन्च हुई है? ठीक, अब देखो क्या बोल रहा है इसमें। आप सिमिलर वाला ट्रिक लगाओ। क्या बोल रहा है? नेशनल फायर सेफ्टी कोड। यहां पर सेफ्टी की बात आई, यहां पर सेफ्टी की बात आई, ऑप्शन में भी हमें सेफ्टी दिख रहा है, तो ये दोनों आंसर हो सकते हैं। क्या यहाँ सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल ऐसा कुछ दिख रहा है? स्मार्ट मीटर एडॉप्शन प्रोग्राम में नहीं दिख रहा है, इसको काटो हटाओ।
डिजिटल ग्रिड ऑप्टिमाइजेशन टूल, ना सेफ्टी की बात है ना इलेक्ट्रिकल की बात है, इसको भी हटाओ। ए और बी में से अब मैं किसके साथ जाऊं? दोनों में सेफ्टी की बात हो रही है, लेकिन ध्यान से देखो, ऑप्शन को पढ़ो मेरे दोस्तों, क्या बोल रहा है? नेशनल फायर सेफ्टी की बात कर रहा है। भैया बात इलेक्ट्रिकल की हो रही है, फायर सेफ्टी कहां से आ गया? ये नहीं होगा, इसको काट दो। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, और मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं कि यही देखना राइट आंसर होगा भी। नीचे टन टन अभी घंटी बज गई होगी। आगे देखो, अगला क्वेश्चन आ गया। अब देखो, ये इसमें एक मैं अच्छी चीज आपको सिखाऊंगा, ठीक है? ध्यान से देखना। देखो ये सवाल है ना, असर्शन रीजन वाला सवाल है। ऐसे काफी क्वेश्चंस आए थे और आगे भी हो सकता आएंगे। इसमें क्या करना ना, सबसे पहले आपका धर्म बनता है, फर्ज बनता है कि आप एक ऐसे ऑप्शन को पकड़ो, ए में या आर में, असर्शन में या रीजन में, एक ऐसे ऑप्शन को खोजने का कोशिश करो जो गलत हो सकता है। आपको प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस का इस्तेमाल करना है। मैंने ये भी आपको समझाया था कि कुछ प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज होना ही चाहिए। तो अगर उसके बेसिस पर एक ऑप्शन को आप काट सकते हो ना, असर्शन या रीजन में से किसी को गलत कर सकते हो, तो आपका काम वहीं पे बन गया, ठीक है? और कुछ देखने की जरूरत नहीं। तो क्या हम इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ पकड़ पा रहे हैं? क्या हमें कुछ फैक्ट डेटा ऐसा पता है? देखो पहले वाले को पढ़ो, क्या बोल रहा है? छोटा नागपुर प्लेट्यू इज रिगार्डेड एज द ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ सेंट्रल हाईलैंड्स। हो सकता है आपको नहीं पता, हालांकि काफी कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन चलो मैं मानता हूं नहीं पता। रीजन क्या बोल रहा है? छोटा नागपुर प्लेट्यू इज ड्रेन्ड मेनली बाय द चंबल एंड बेतवा रिवर्स। अब यहाँ पर आपकी घंटी बजे कि यहाँ पर एक फैक्ट दिया। फैक्ट में क्या बोल रहा है कि छोटा नागपुर प्लेट्यू में चंबल बेतवा रिवर होनी चाहिए, जबकि अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो ये दामोदर होगा यहाँ पर, ना कि चंबल बेतवा होगा। तो रीजन जैसे ही गलत हुआ, आपको आंसर मिल गया। दोनों में से एक भी गलत फाइंड आउट कर दोगे ना, आंसर मिल जाएगा। रीजन इज फॉल्स, असर्शन इज ट्रू। 12 का आंसर जो है वो मैं सी के साथ जा रहा हूं। अब आप बोलोगे कि सर मुझे नहीं पता है ये वाली चीज, तो मैं मान सकता हूं कि मे बी अगर आप बहुत बिगिनर बच्चे हो ना, तो ये चीज आपको नहीं पता रहेगी, लेकिन ये काफी कॉमन नॉलेज है, तो मैं इसीलिए इसको प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस में गिन रहा हूं। अगर आपकी मर्जी है आप इसको स्किप कर देना, आप नहीं मानना कि ये एलिमिनेशन ट्रिक का सही इस्तेमाल है, लेकिन असर्शन रीजन में ये काफी चलता है। एक ऑप्शन आपको गलत ढूंढने का प्रयास करना है, यानी ए या आर में से गलत ढूंढो, आंसर तक पहुंच जाओगे। 13वां वाला देख लो, ये क्या बोलता है? इंडियाज लॉन्ग टर्म ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एंड स्पेस स्टेशन रोड मैप के हिसाब से BAS भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है किस साल लॉन्च होने वाला है? अब मुझे इसका आंसर पता है, फिर भी मैं यहाँ ट्रिक ही लगाऊंगा। छोटे वाले का हटाऊंगा, सबसे बड़े वाले का हटाऊंगा। अच्छा, इसमें ना एक लोगों को डाउट हो गया था कि सर आपने बोला था कि गैप कम होना चाहिए, कम होगा तो मत लगाना। तो देखो गैप, में किस गैप की बात कर रहा हूँ? देखो इसके बीच में आपको 2 इयर्स का गैप मिला, इसके बीच में आपको 5 इयर्स का गैप मिला, इसके बीच में भी आपको 5 इयर्स का गैप मिला, यानी सारे स्टेटमेंट्स के बीच में सफिशिएंट गैप है। यानी 2 इयर्स तो काफी छोटा गैप है, लेकिन 5 इज अ बिग गैप, ठीक है? 5 इयर्स का, 10 इयर्स का, ये काफी बड़े बड़े गैप हैं। लेकिन 1 ईयर का, 2 ईयर का, ऐसे ऐसे अगर आपको गैप मिलेंगे तो फिर आप अवॉइड करना, ये वाला ट्रिक मत लगाना, ठीक है? तो कायदे से तो यहाँ पर भी 2 ही साल का गैप है, तो नहीं भी लगाना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं लगाता हूँ। सबसे छोटे को हटाऊंगा, बड़े को हटाऊंगा। और चलो इसके साथ में, अब इसमें भी बहुत लोगों को डाउट है कि आप इन दोनों में से कैसे चूज करते हो? भाई ये 50-50 है, तुक्का मारो यहाँ पे। बी या सी में से किसके साथ जाओगे? मैं बी के साथ जाऊंगा। मुझे पता है इसका आंसर गलत हो रहा है, ठीक है? विथ नॉलेज मुझे पता है कि इसका आंसर 2028 है, लेकिन फिर भी मैंने क्या बोला कि भाई कमिटेड होना चाहिए, कमिटमेंट रखो। या तो और सबसे पहले नंबर 1 पे नॉलेज आता है, नॉलेज इज सुप्रीम। तो एग्जाम में तो आप नॉलेज भी लगाओगे ना, ये वाली बहुत कॉमन फैक्ट है, आपको पता भी रहेगा। लेकिन मैं यहाँ पे नॉलेज लगा ही नहीं रहा हूं, इसीलिए ये ऑप्शन जो है मैं गलत करके जा रहा हूं। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि एट द एंड अगर ऐसे भी लगाओगे ना, तो कितना बेनिफिट उठा सकते हो। बोनस में नॉलेज के ऊपर में कितने नंबर ले सकते हो, ठीक है? तो मैं 2030 लगा रहा हूं, ये सिर्फ रैंडम तुक्का है। 30 या 35 में से किसी को भी मारो, 50% का चांस होने वाला था। हालांकि इसमें तो गलत हो गया, लेकिन फिर भी मैं लगाऊंगा तो सारे जितने में लग सकता है सब में मैं लगाने वाला हूं। इसमें देखो क्या बोल रहा है, ये तो खैर मैंने जब आपको ट्रिक बताया था वहां पे भी ये क्वेश्चन आया था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन मेटालिक मिनरल्स इन इंडिया? वीडियो पॉज करके खुद भी साथ में लगाते चलना, ये गोज विदाउट सेइंग वाली बात है। ये नहीं कि मुझे बार बार समझाना पड़े कि खुद से लगाओ, प्रैक्टिस करो, ये स्पून फीड नहीं करूंगा मैं, ठीक है ना? तो देखो क्या बोल रहा है, इंडिया लैक्स सफिशिएंट रिजर्व्स, और यहाँ क्या बोल रहा है, इंडिया पोजेसेस अबंडेंट रिजर्व्स। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों क्या कर रहा है? सिमिलर बट अपोजिट स्टेटमेंट्स दे रहा है। तो भाई मैं बी नहीं पढ़ूंगा, डी नहीं पढ़ूंगा, तेल लेने जाइए सब। ए और सी में से ही आंसर मेरा होने वाला है। हालांकि ऐसे मैं बोलने की बात बोल रहा हूँ, चारों ऑप्शन पढ़ लेना भाई, एग्जाम में अच्छा टाइम मिल रहा है, 15 मिनट मिल रहा है, तो सारे ऑप्शन पढ़ लेना। मैं यहाँ जल्दी वीडियो को निकालना चाहता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। तो इंडिया लैक्स है सफिशिएंट रिजर्व्स, और इंडिया में अबंडेंट रिजर्व्स है नॉन मेटालिक मिनरल्स की, दैट आर एसेंशियल फॉर सेवरल की इंडस्ट्रीज। और ये क्या बोल रहा है कि इंडिया लैक्स सफिशिएंट रिजर्व्स ऑफ नॉन मेटालिक मिनरल्स फॉर इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स। अब देखो क्या बोल रहा है, सिग्निफिकेंस की बात कर रहा है कि नॉन मेटालिक मिनरल्स का सिग्निफिकेंस, बेनिफिट, यूज क्या है।
पॉजिटिव वर्ड दे रहा है तो यहाँ पर क्या बोलेगा कि हमारे पास है ही नहीं इसलिए हमको फायदा है। ऐसा तो नहीं होगा, कभी भी ऐसा सुने हो कि हमारे पास नॉन मेटालिक मिनरल नहीं है इसलिए देश को बहुत फायदा हो रहा है? ये तो बेतरतीब बात है। तो ए भी हट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, और ये मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि इसका राइट आंसर यही है। ठीक, अगला सवाल देखो, अगले सवाल में देखो यहां पर पढ़ो, अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद इन व्हाट पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशुएंस। अब यहां पर फिर से वो वाला ट्रिक लगाने के लिए ज्यादातर लोग चले जाएंगे कि छोटे को हटाओ बड़े को हटाओ बीच में से आंसर निकालो, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझो। अगर आपने पॉलिटी पढ़ी रहेगी, मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई कहीं से किसी के कोर्स से, किसी के वीडियो से, किसी के बुक से, किसी के नोट से पढ़ के आना। ये चीज को समझो कि नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में लग रही है, हम हाउस ऑफ पार्लियामेंट से उसका अप्रूवल जल्दी से जल्दी लेना चाहेंगे या देरी से लेना चाहेंगे। नेशनल इमरजेंसी जो गवर्नमेंट है उसको ऑलमोस्ट डिक्टेटोरियल पावर देती है, ठीक है। तो अगर हम गवर्नमेंट को डिक्टेटोरियल पावर्स पास ऑन कर रहे हैं तो हम क्या चाहेंगे कि हाउस ऑफ पार्लियामेंट से उसे जल्दी अप्रूवल मिले या लेट मिले? जल्दी से जल्दी मिले। तो जल्दी से जल्दी में हमें ऑप्शन ए ही दिखता है, तो मैं इसके साथ जाऊंगा। अब आप ये सब लॉजिक नहीं लगा और आप सीधे मूर्खों की तरह लॉजिक अप्लाई करोगे तो आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे। हालांकि ये काफी कॉमन फैक्ट भी है, तो आप इसको नॉलेज में काउंट करो, आप इसको एलिमिनेशन विद कॉमन सेंस में काउंट करो, आप इसको प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज में काउंट करो, तब आप सही आंसर तक पहुंचोगे। 15 का जो आंसर है वो ऑप्शन ए होने वाला है, ठीक है। इसके साथ आपको जाना चाहिए। और अगर आप ऐसे नहीं करोगे, मूर्खों की तरह, रोबोट्स की तरह ट्रिक लगाओगे कि 1 हटा देते हैं, 9 हटा देते हैं, 3 और 6 में से एक 50-50 मारना है तो 3 मारते हैं, तो गलत आंसर हो जाएगा, फिर बहुत निगेटिव पे चले जाओगे। तो थोड़ा इतना समझ लो मेरे दोस्त कि नॉलेज भी मैटर करता है। अब नॉलेज हमारे जीके जीनियस बैच से ले रखा है आपने किसी और के कोर्स से ले रखा है, किसी और के बैच से ले रखा है, वो मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 8987921161 नंबर याद हो गया है, ये व्हाट्सएप है। जीके जीनियस बैच के बारे में क्वेरीज कर लेना। केवल 120 आवर्स में जीके का बेसिक कवरेज करवा रखा है। इतना कवरेज है जितने से आप नंबर उठा लोगे, उसके साथ एलिमिनेशन लगाओ, अच्छा स्कोर उठाकर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अब अगेन असर्शन रीजन आया तो सबसे पहले हम किसी ऑप्शन को गलत खोजने का प्रयास करेंगे। चलो गलत ढूंढते हैं। क्या बोल रहा है? द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV इज ऑफन रेफर्ड टू एज द वर्क हॉर्स लॉन्च व्हीकल ऑफ इसरो। काफी जेनरिक सा स्टेटमेंट है, गलत जैसा हमें यहाँ कुछ मेजर फैक्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलो बस यही लग रहा है कि मे बी PSLV की ना जगह कुछ और होगा, GSLV होगा, बट फिर भी जेनरिक टाइप का ही लग रहा है। अगला पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। PSLV is a highly versatile launch vehicle that can place a wide variety of payloads into different Earth orbits and has demonstrated a consistently high mission success rate across its variants। ठीक, अब देखो क्या इसमें भी मुझे बहुत ज्यादा कोई एक्सट्रीम कोई स्टेटमेंट मिला, कोई कीवर्ड मिला? नहीं मिला। हालांकि आप बोलोगे कि अक्रॉस इट्स वेरिएंट्स में, पर ये हो गया ना कि बाल की खाल निकालने वाली बात है। इसमें अब असर्शन रीजन में एक और लॉजिक अपने दिमाग में रखना। कई बार आपको ऐसे जेनरिक स्टेटमेंट्स मिलेंगे ना जिसमें असर्शन को डायरेक्टली सपोर्ट करेगा रीजन। एकदम ध्यान से देखो कि अगर हम मानता हूं, 1 मिनट के लिए मैं अज्यूम करूं कि ए इज राइट, मैं इसको अगर राइट मान लेता हूं, तो क्या आर जो है वो असर्शन को यानी इसको सपोर्ट कर रहा है क्या? PSLV अगर वर्क हॉर्स लॉन्च व्हीकल, अब वर्क हॉर्स का मतलब क्या होता है अगर ये भी नहीं पता तो भाई चाहे बोलो अपने अंग्रेजी वाले टीचर का जाके गिरेबान पकड़ो कि उसने आपको बहुत कुछ बनाया है उसने आपको, ठीक है। सी से एक वर्ड होता है, वही उसने आपको बना दिया है। तो वर्क हॉर्स का मतलब पता होना चाहिए। वर्क हॉर्स का मतलब है कि जो बहुत अच्छे से काम करता है, ज्यादातर काम उससे करवाया जाता है और बहुत ही अच्छा वो आपका वर्कर है, या बोल सको कि बहुत ही अच्छे से वो आपका काम करता है, बहुत ही डिपेंडेबल है वो आपके लिए। तो अगर इस चीज को मैं डिपेंडेबल मानूं कि PSLV डिपेंडेबल है, बहुत अच्छे से काम करता है, तो इसका देखो हाईली वर्सेटाइल है, launch vehicle that can place a wide variety of payloads into different Earth orbits, demonstrated a consistently high mission success rates across its variants। तो क्या असर्शन को रीजन सपोर्ट कर रहा है क्या? बिल्कुल कर रहा है। तो मैं ऑप्शन ए के साथ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि असर्शन को अगर मैंने 2 मिनट के लिए सही भी माना तो रीजन मुझे उसको सपोर्ट करता हुआ मिला, तो इसके साथ मैं इसलिए जाने वाला हूं। काफी लॉजिक लगाया है मैंने, पढ़ने में टाइम दिया और अब तो आपको टाइम की कोई कमी नहीं है, 15 मिनट मिल रहे हैं भाई, बल्ले बल्ले है। अब यही सब करना है आपको, ठीक है। टफेस्ट पेपर है, याद दिला दूं मैं अगेन। अगला देखो क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब्स द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है, देखो ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, प्रोविजन वाज अबॉलिश्ड बाय। सी क्या बोल रहा है, प्रोविजन वाज अबॉलिश्ड बाय। बस
इनके बीच में ही आंसर आएगा लेडीज एंड जेंटलमैन, इनके बीच में ही आने वाला है। अब देखो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में आपने अच्छी खासी पढ़ाई कर ली होगी, कहीं से भी पॉलिटी पढ़ो, हमारे जीके जीनियस बैच से पढ़ो, किसी और के बैच से पढ़ो, लूसेंट से पढ़ो, किताब से पढ़ो, जहीं से पढ़ा होगा 42nd में ऐसा कुछ नहीं था। तो ऑप्शन सी के साथ जाना है मुझे और यही आंसर होने वाला है। ठीक है, अगर आप बोल दोगे कि सर मुझे नहीं पता, मुझे 42nd अमेंडमेंट के बारे में भी नहीं पता, तो भाई नॉलेज बेस गेन करो बच्चे, पहले नॉलेज बेस लेकर के आओ, उसके बाद ट्रिक्स लगाना है आपको। लेकिन अगर वो भी नहीं लगाओगे तो बी एंड सी दोनों सिमिलर स्टेटमेंट है, किसी एक को तुक्का भी मार दोगे ना तो 50% प्रोबेबिलिटी है कि चीजें आपके फेवर में वर्क करेंगी। ठीक है, हालांकि फिर नॉलेज का भी इस्तेमाल करो, नॉलेज सुप्रीम है, नॉलेज के बाद इन ट्रिक्स पे आना। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। रिफॉर्म्स जो इंट्रोड्यूस किए गए थे BNSS में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, वो क्या है? ठीक है, क्या बोल रहा है, मतलब एक रिफॉर्म की बात होनी चाहिए। रिफॉर्म इज अ पॉजिटिव वर्ड, हमेशा याद रखना। तो पॉजिटिव वर्ड्स पॉजिटिव चीजों की तरफ इशारा करेंगे। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। रिप्लेसमेंट ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ द इंडियन पीनल कोड, यानी आईपीसी में जितने सेक्शंस है सब हम लोग हटा देंगे रिफॉर्म के नाम पे। क्या हम इतने मूर्ख हैं कि अगर मान लो इंडियन पीनल कोड में कोई अच्छी बात लिखी रहेगी कि अगर किसी ने मर्डर किया तो उसको फांसी की सजा दे डालो, ये अच्छी बात है, ठीक बात है, इसमें कोई उल्टी पुल्टी बात तो है नहीं, तो क्या हम उसको भी हटा दें? ऐसा तो नहीं करेंगे। तो आईपीसी में जस्ट बिकॉज इसको अंग्रेजों ने लाया है तो उसमें कुछ अच्छी बात, लॉजिकल बात भी होगी तो सब हटा नहीं देंगे, ऐसे मूर्ख लोग नहीं होते हैं। तो इसको हम अभी के लिए होल्ड पे रखेंगे। ये गलत मतलब ये आने के चांसेस नहीं लग रहे मुझे, ये गलत लग रहा है। अगला क्या है? प्रोविजन फॉर वीडियो रिकॉर्डेड कन्फेशंस एंड स्टेटमेंट्स इन स्पेसिफिक एरियाज, मे भी हो सकता है, एक सिंगल टिक लगा देता हूं इसके ऊपर। अगला क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ अ प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट इन ऑल क्रिमिनल ट्रायल्स। अरे भैया, क्रिमिनल ट्रायल अभी हो रहा है, पहले से हम प्रिज्यूम करके चलेंगे कि वो गिल्टी है, तो काहे का फिर आप उसका ट्रायल कर रहे हो? पहले से जब मान ले रहे हो कि वो गिल्टी ही होगा। ये तो फंडामेंटल राइट्स के मुंह पे तमाचा है। बेसिक फंडामेंटल राइट्स किसी ने भी पढ़ा है तो उसको पता है कि ऐसे आप नहीं कर सकते हो। तो ये तो बेतरतीब सी बात कर रहा है, ऐसा क्यों रिफॉर्म लाएगा कोई? मतलब ठीक है भाई, मोदी गवर्नमेंट को लोग फैसिस्ट वगैरह बोलते हैं, लेकिन ऐसे डायरेक्टली फैसिस्ट नहीं हो सकता कोई भी। तो ये बिल्कुल फालतू बात है, ये इसके साथ तुक नहीं बनाता। ठीक है, अब आप ये बोलेंगे कि सर प्रिजम्पशन का मतलब मुझे नहीं पता, तो भाई क्वेश्चन चेंज कर लेना, हिंदी में देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अगला देख लो, डी ऑप्शन क्या बोल रहा है? रिमूवल ऑफ ऑल प्रोविजंस रिलेटिंग टू बेल, यानी बेल देंगे ही नहीं, बेल का सारा प्रोविजन ही हटा देंगे। ये अगेन फंडामेंटल राइट्स के मुंह पे तमाचा है कि ऐसा नहीं कर सकते कि किसी को भी बेल देंगे ही नहीं, सारा प्रोविजन ही हटा देंगे। ये भी गलत हो जाएगा। और पहला वाला भी गलत ही था, क्योंकि सारा सेक्शन इंडियन पीनल कोड का हटा देना, ये भी एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। तो मैं बी के साथ जाऊंगा, देखता हूं सही होता है कि नहीं होता है। ठीक है, चलो 19 में आ गए। बोल बोल के मेरा गला जाम हो गया। ठीक है भाई, अगर इस वीडियो में तुमने हाइप नहीं दिया ना तो फिर देख लेना, बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। इस हफ्ते तुम्हारे मॉक टेस्ट में नंबर खराब आएंगे। हाइप देना है तुमको, हाइप देना है भाई। चलो, बोल क्या रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स प्रोवाइड्स बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज टू सिटीजन्स थ्रू पोस्टमैन एंड द पोस्टल नेटवर्क। पोस्टमैन और पोस्टल नेटवर्क का इस्तेमाल करके हम फाइनेंशियल और बैंकिंग सर्विसेज देंगे। ये नॉलेज से भी किया जा सकता था, काफी इजी सवाल है। लेकिन चलो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक क्या ढूंढना है। इसमें आपको वर्ड क्या मिला? सिटीजन मिला, सी फॉर सिटीजन। पोस्टमैन मिले, पी फॉर पोस्टमैन। पोस्टल भी मिला तो पी फॉर पोस्टल, और नेटवर्क भी मिला। ठीक है, तो मे बी एन जैसा कोई चीज भी आप देख सकते हो, लेकिन ज्यादा हमें ध्यान किस पे देना है? पोस्टमैन, पोस्टल, ये सब पे। अब NSAP मे बी हो सकता है नेशनल नेटवर्क होगा, एन से कुछ नेटवर्क होगा, क्योंकि एक्रोनिम्स जो है वो ऐसे ही बनाए जाते हैं, इंडिया में एक्रोनिम्स ऐसे ही बनाए जाते हैं। तो NSA और मे बी पी से पोस्टमैन होगा, मे बी IPPB। अब अगर आप घर से निकलते ही नहीं हो, लास्ट 3 साल में आप घर से कभी नहीं निकले, तब हो सकता है आपको IPPB नहीं दिखा होगा। अदरवाइज आपको कहीं ना कहीं जरूर दिखा होगा कि IPPB इज नथिंग बट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, लेडीज एंड जेंटलमैन। तो ये क्या है? इसका फुल फॉर्म आपको बनाना पड़ेगा। नहीं भी बनाते हो तो आपको 2 बार P दिख रहा है, क्वेश्चन में भी आपको 2 बार P और P दिखा है, तो इसके होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसमें मैं 2 टिक लगाऊंगा, इसमें सिंगल टिक लगाता हूं। इसमें क्या है? PMJAY। अब आप फिर बोलोगे कि P से पोस्टमैन हो सकता है। अरे नहीं मेरे मूर्ख बालक, PMJAY अगर आपने बेसिक पढ़ाई भी की है तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अगेन 2-3 साल घर से बाहर निकले होगे, कहीं तो इसका पोस्टर देखा होगा। SSC की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, कहीं ना कहीं तो दिखा होगा। तो ये तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य की बात कर रहा है, इसको तो हटा ही दो। फिर प्रगति जो है ये भी डायरेक्टली इससे रिलेट नहीं करता, इसको भी हटा दो। A और B में से अगर आप किसी के साथ जाना चाहते हो, तो अगर आपको
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इसका फुल फॉर्म याद रह गया तब तो आप बी के साथ ही जाओगे, अदरवाइज आप ए के साथ भी जा सकते हो, लेकिन ज्यादा चांसेस बी के हैं। इसमें से आप किसी एक के साथ जाओ, 50-50 का तुक्का ले सकते हो, लेकिन फिर भी मैं बी के साथ जाऊंगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बी है, क्या बोल रहा है, कलबेलिया डांस ऑफ राजस्थान इज नोन फॉर मूवमेंट्स दैट इमिटेट द ग्रेसफुल मोशन ऑफ। अब मैं टीचर हूं, इस चीज को मैं अपने कोर्स में पढ़ा चुका हूं, मुझे इसका आंसर एक्चुअली में पता है, लेकिन मैं आपको एलिमिनेशन का लॉजिक समझाऊंगा कि मूर्ख व्यक्ति जो एलिमिनेशन लगाएगा वो कैसे लगाएगा। वो क्या बोलेगा कि देखो सर, यहाँ पे राजस्थान दिख रहा है और यहाँ पर मुझे कैमल दिख रहा है, तो मैं राजस्थान देखते ही कैमल के साथ चला जाऊंगा। मैं यही से स्क्रीन से अपना हाथ डालते हुए एक थप्पड़ तुम्हारे गाल पर लगाना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि जस्ट आपने एक जो स्टीरियोटाइपिंग की है, ठीक है, स्टीरियोटाइपिंग से आंसर नहीं आएगा, है ना, आंसर आएगा कॉमन सेंस से। कॉमन सेंस और स्टीरियोटाइपिंग अलग बात है। स्टीरियोटाइपिंग में आपने ये भी कर दिया कि राजस्थान में पानी नहीं होता, कहीं भी पानी नहीं है। आपने स्टीरियोटाइपिंग ये किया कि राजस्थान में सिर्फ कैमल ही है। क्या राजस्थान में कोई बर्ड नहीं है? क्या पूरे राजस्थान में कहीं कोई हॉर्स नहीं होगा? क्या राजस्थान में कहीं स्नेक नहीं होगा? भाई स्नेक तो फेमस ही इस चीज के लिए है कि लगभग दुनिया के हर एक इकोसिस्टम में आपको स्नेक्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो फिर ये सब इसी लॉजिक के हिसाब से क्यों नहीं बैठ सकते? आप स्टीरियोटाइप के हिसाब से आंसर तक मत पहुंचने का प्रयास करो, ठीक है ना। ये मूर्खों वाली हरकत मत करना। एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, कल को एएसओ डबल एओ ऑफिसर बनने का सपना देख रहे हो, ये सब मत करना, ठीक है ना। तो इसको हमें स्किप करना है, ठीक है, ये मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ। हालांकि बहुत ईजी सवाल है, जिसने थोड़ा सा भी डंस फॉर्म्स के बारे में पढ़ा उसके लिए बहुत आसान सवाल है, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ अगर आपको नॉलेज नहीं है तो इसको स्किप करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बोल क्या रहा है, अकॉर्डिंग टू IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2025 विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशंस डिड स्विट्जरलैंड रिटेन द फर्स्ट पोजीशन इन बोथ 2024 एंड 25। अब क्या इसमें कोई एलिमिनेशन लग रहा है? क्या नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि लगभग सब एक जैसी ही बात कर रहा है कि अगर हम बोलें कि कॉम्पिटिटिवनेस, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग की बात करें, स्विट्जरलैंड की बात करें, फर्स्ट पोजीशन लाने की बात करें, तो सारी अच्छी बातें ही हैं। बिजनेस एफिशिएंसी गुड थिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर गुड थिंग, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस गुड थिंग, एम्प्लॉयमेंट गुड थिंग, कोई नेगेटिव बात भी नहीं मिली तो मैं क्या एलिमिनेट करूं? कुछ एलिमिनेशन का स्कोप नहीं है, इसको भी आप स्किप करेंगे अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो, ठीक। चलो इसको पढ़ते हैं। इसमें भी वही बात है कि मैंग्रोव सेल इनिशिएटिव जो है 2025 में कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है। इसमें अगर नॉलेज नहीं है तो इसको स्किप करो, यहाँ पर भी एलिमिनेशन का कोई डायरेक्ट लॉजिक नहीं बैठ रहा। आगे बढ़ो। ये देखो अच्छा सवाल है, अगेन असर्शन रीजन आया। एक सेट में आपको देखो 3-3 असर्शन रीजन मिल गए। चलो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम किसी रॉन्ग असर्शन या रीजन में किसी को रॉन्ग ढूंढेंगे। अगर रॉन्ग हमें नहीं मिलता या रॉन्ग जैसा डायरेक्टली नहीं लगता तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे, हम असर्शन को 2 मिनट के लिए सही मान लेंगे और फिर देखेंगे कि रीजन उसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। चलो सबसे पहले देखते हैं, द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज क्लासिफाइड एज अ हेवी इंडस्ट्री। कॉमन सेंस से तो सही लग रहा है यार, क्योंकि आयरन स्टील इंडस्ट्री काफी हैवी है। आयरन स्टील से हम क्या बनाते हैं, कार्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। स्टील से बहुत सारी ब्रिजेस में, मैन्युफैक्चरिंग में, अलग अलग चीजों में, जो कि हैवी इंडस्ट्री जैसा लगता भी है। कॉमन सेंस से सही लग रहा है, इसमें तो मुझे कुछ गलत नहीं लग रहा। चलो रीजन क्या बोल रहा है, इट डिपेंड्स प्राइमरली ऑन लाइट वेट रॉ मटेरियल सच एज कॉटन एंड रबर। अरे भाई इसमें तो तुमने हेवी इंडस्ट्री की बात की और इसमें बोल रहे हो कि इसमें जो है लाइट वेट रॉ मटेरियल लगता है। अबे रॉ मटेरियल आयरन स्टील इंडस्ट्री में कौन होगा? आयरन होगा, स्टील होगा, कोल होगा, ये सब होगा ना। मैं कॉटन का क्या इस्तेमाल करूं आयरन स्टील इंडस्ट्री में? ये तो सीधा सीधे गलत बात बोल रहा है। तो जैसे रीजन गलत हुआ, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, सी के साथ चले जाएंगे। 23 का आंसर सी हो जाने वाला है, नीचे स्कोर अपडेट हो जाएगा, ठीक। चलो 24 देखते हैं क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दी मिष्टी स्कीम। अब मैं इस क्वेश्चन में ना एक बहुत अच्छा मूर्खों वाला लॉजिक समझाता हूं आपको, कि जो मूर्ख बच्चे होंगे जिन्होंने ट्रिक को लगाकर प्रैक्टिस नहीं किया, जो सिर्फ रट कर चले जाएंगे ना, एग्जाम से 2 दिन पहले जो ट्रिक को देखेंगे और उनको लगेगा बस हो गया अपना काम, हो गया, उसके बाद वो ट्रिक को लगाएंगे, उनके आएंगे कुछ नेगेटिव में नंबर और आके हमें गालियां देकर जाएंगे कि भाई तो तुम्हारा ट्रिक मैंने लगाया, एग्जाम में मुझे फायदा नहीं हुआ, मुझे नुकसान हो गया, मेरी तो किस्मत खराब है, पूरा सिस्टम फेल है, ये है वो है। देखो ये बोलेंगे क्या कि सर आपने बोला था ना कि जहां पर डेटा, नंबर, फैक्ट देखोगे उसको गलत बोल देना। तो मैं इसको गलत मान लेता हूं ऑप्शन 2 को। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे नंबर दिख रहा है, ठीक है, ये तो गलत ही हो गया। जब मैं 2 को हटाता हूं तो ये हट गया, सॉरी हाँ, जब मैं 2 को हटाऊंगा, रुको, जब मैंने 2 को हटा दिया, ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है कि 2 हटा दिया तो ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, 24 का आंसर सी हो जाने वाला है ना। ये हो गया मूर्खों वाला लॉजिक। ये तब हुआ जब आपने लेजी तरीके से ट्रिक को लगाया है। लेजी मूर्ख तरीके से मत लगाओ, तीनों स्टेटमेंट को पढ़ लो। 15 मिनट दे रहा है एसएससी तो कुछ सोचकर दे रहा है भाई, अब उसका इस्तेमाल कर लो। पहले तीनों को पढ़ो। चलो साथ में पढ़ते हैं। बोल क्या रहा है,
इट सीक्स टू प्रमोट मैंग्रोव प्लांटेशन एंड रिस्टोरेशन थ्रू साइंटिफिक एंड कम्युनिटी बेस्ड अप्रोचेस। ठीक है, अब एक गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई है, उसमें प्रमोशन की बात कर रहा है, प्लांटेशन की बात कर रहा है, रेस्टोरेशन की बात कर रहा है, साइंटिफिक कम्युनिटी बेस्ड अप्रोचेस, सारी घी दूध की नदियां बह रही हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही। तो इसको तो सही ही मानो, बहुत हाई चांस है कि सही ही होगा, साला बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट जैसे फेंकने में आगे है आज की गवर्नमेंट, वैसी अच्छी अच्छी बातें एकदम सजा के लिखी हुई हैं, तो ये तो सही ही होगा, इसको सही मानो साले को। अब देखो ऑप्शन 2 पढ़ो क्या बोल रहा है। द स्कीम वाज अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट 2023-24। में भी नंबर है तो गलत हो भी सकता है, इसमें मैं एक सर्कल लगाता हूं कि गलत होने के चांसेस है, लेकिन अभी रुको बेटा, थोड़ा सब्र करो। ऑप्शन 3 पढ़ ला जरा, स्टेटमेंट 3 क्या बोल रहा है। दिस स्कीम प्रोवाइड्स फॉर कमर्शियल लीजिंग ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट। अब एक बार में पढ़ के निकल जाओगे तो लगेगा हाँ भाई जेनरिक स्टेटमेंट है, क्या ही गलत बोल रहा है, लेकिन बेटा थोड़ा दोबारा से पढ़ो क्या बोल रहा है। दिस स्कीम प्रोवाइड्स फॉर कमर्शियल लीजिंग ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट, यानी भाई मैं मैंग्रोव के फॉरेस्ट को कमर्शियल लीज पे लगा दूंगा कि बेटा आओ, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़ी बड़ी कंपनीज आओ और मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको लीज पे दे दिया। अब फॉरेस्ट के साथ जो करो, फॉरेस्ट को काटो, फॉरेस्ट में फैक्ट्री लगाओ, फॉरेस्ट को बर्बाद कर दो, तबाह कर दो, बुलडोजर चला दो। तो भैया इंडिया में फॉरेस्ट की क्या इतनी खराब हालत है, इक्का दुक्का किसी फॉरेस्ट के साथ ऐसी बुरी हरकत हो जाती होगी, लेकिन फिर भी हम ऐसा कोई स्कीम बनाएंगे, प्रॉपर हम एक स्कीम बनाएंगे कि हम एक फॉरेस्ट को लीज पे दे देंगे, वो भी ऐसी वैसे नहीं, कमर्शियल लीज पे देंगे कि बेटा आओ एक काम करो, जंगल काटो ही नहीं, इसका कमर्शियल यूज करो, यहाँ पे रिजॉर्ट बनाओ, इस जंगल को काट करके इसकी लकड़ियां बेचो। मतलब ऐसा काम हम कैसे करेंगे, कमर्शियल लीज पे क्यों देंगे। फिर जो लोकल कम्युनिटीज हैं, जो लोकल ट्राइब्स हैं, जो साला हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वो सब तेल लेने गया क्या, फिर उसका मतलब क्या बना था। तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये कहीं से भी सेंस नहीं बना रहा, इसको गलत करो पहले। 2 से ज्यादा गलत बात 3 स्टेटमेंट बोल रहा है। जब पूरे स्टेटमेंट को पढ़ोगे, कॉमन सेंस का प्रयोग करोगे, जब इसको गलत बनाओगे तो ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, 1 और 2 ओनली बच रहा है। तो इसके साथ मैं जाऊंगा ऑप्शन ए, और यही आंसर होगा, देख लेना लास्ट में। ठीक है, तो यहां पर बहुत अलर्ट होकर क्वेश्चंस को पढ़ना, सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ना, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना कभी भी एग्जाम में, तब सही आंसर तक पहुंचोगे। आखिरी क्वेश्चन बताता हूं, इजी सा सवाल है, क्या बोल रहा है। आर्टिकल 370 विच कन्फर्ट स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर वाज इफेक्टिवली रेंडर्ड इन ऑपरेटिव थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म्स। यानी आर्टिकल 370 कैसे हटा था। अब भाई हमने तो डायरेक्टली उसका डिबेट वगैरह देखा था, तो हमको डायरेक्ट इसका आंसर पता है, लेकिन मैं मानता हूं आपको नहीं पता। आप इसको एलिमिनेशन से बनाओगे तो कैसे बनाओगे, देखो यहां पर प्रेसिडेंट की बात कर रहा है, यहां पर प्रेसिडेंट की बात कर रहा है, क्या यहां कुछ ऐसी बात है, क्या यहां कुछ ऐसी बात है, नहीं है, इसको हटा दो, इसको हटा दो। अब इन दोनों स्टेटमेंट में ए और सी में प्रेसिडेंट की बात कर रहा है। अब देखो ऑप्शन ए में भी आर्टिकल की बात हो रही है, ऑप्शन बी में भी आर्टिकल की बात हो रही है, ऑप्शन डी में भी आर्टिकल की बात हो रही है, और यहां पर आर्टिकल की कोई बात नहीं हो रही। यानी जब पहला लॉजिक लगाया आपने तो क्या बोला कि ए और सी में से कुछ आंसर हो सकता है, और जब दूसरा लॉजिक लगाओगे कि सब में किसी ना किसी आर्टिकल का जिक्र हो रहा है, तो ए या फिर बी या फिर डी आंसर हो सकता है। अब दोनों लॉजिक में कॉमन ऑप्शन क्या है, कॉमन ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए है लेडीज एंड जेंटलमैन, और यही आंसर होने वाला है। 25 का आंसर ए है। ठीक है, अब देखो फाइनली आपको स्क्रीन पे एक नंबर शो हो रहा होगा, ये नंबर है ओवरऑल। अच्छा अभी तो टेक्स्ट बुक वाला आ रहा है, चलो इसको हटा दो। देखो टेक्स्ट बुक का पास लेना है तो भाई कूपन कोड क्लस्टर लगा देना, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑफर आज एंड हो रहा है, लेकिन कभी भी टेक्स्ट बुक का पास परचेज करना है तो कूपन कोड क्लस्टर यूज कर लेना, मैक्सिमम डिस्काउंट यही मिलेगा। अब देखो स्क्रीन पे एक नंबर आएगा जो कि आपको एक स्कोर बताएगा। ये स्कोर कौन सा स्कोर है, ये स्कोर वो स्कोर है कि जब आपने नॉलेज का बहुत कम या ना के बराबर इस्तेमाल किया है ना, तब आप कितना बोनस ले सकते हो एसएससी सीजीएल के टफेस्ट शिफ्ट में। याद रखना 2025 में सो कॉल्ड वेंडर चेंज के बाद टफेस्ट जो शिफ्ट आई है उसके अंदर कितना बोनस ले सकते हो सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन ट्रिक्स पे। इसमें जब आप नॉलेज का तड़का भी छौंक भी मारोगे तब कहां तक पहुंच सकते हो, अपने इमेजिनेशन को, अपने लिमिट्स को पुश करो और फिर देखो कि कहां तक पहुंच सकते हो। ठीक है, अब कमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा, नंबर 1। नंबर 2 आप ये बताना कि जब आप साथ में सॉल्व कर रहे थे तो आपके कितने नंबर बने, और नंबर 3 ये बताना कि अगला वीडियो अब आपको क्या चाहिए एलिमिनेशन वाला। क्या मैं एक सीजीएल का एक एवरेज शिफ्ट इसी तरीके से सॉल्व करके आपको बताऊं, ये तो टफ शिफ्ट हो गया ना, मैं एक एवरेज शिफ्ट उठाऊंगा जो ना बहुत टफ है ना बहुत ईजी है, वहां पे हम सेम काम करेंगे। या फिर आप चाहते हो कि मैं इंग्लिश वाले जो ट्रिक्स हैं उसको भी बताऊं, इंग्लिश के ट्रिक्स भी आपके सामने लेकर के आऊं। जो ज्यादा कमेंट करेगा और जो ज्यादा कम्युनिटी पोस्ट में ज्यादा आंसर्स देगा उसको मैं तवज्जो दूंगा। अभी भी कम्युनिटी पोस्ट में ज्यादा लोगों ने बोला था इसीलिए मैंने इसको लाया है। बाकी टेक्स्ट बुक का पास प्लीज जब भी बाय करोगे तो हमारा कूपन कोड लगा लेना भाई, थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा।
ठीक है, बाकी आगे चलता हूँ। सीरीज को फॉलो करते रहना और अच्छे अच्छे अपने कमेंट्स डालते रहना।